Hello everyone, myself Ketan Chaudhary, teaching various subjects related to the GATE, EAC and SSC JEE. This is a lecture 2, continuation of Cello Foundation, my YouTube channel Ketan Chaudhary Civil Engineering for All. Welcome to all. Today I will discuss topic 1, Tarjagi bearing capacity theory. Very important theory है. Most of the time Cello foundation totally depends on Tarjagi bearing capacity equation. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्या एजम्पशन तरजागी ने यूज करी थी अपनी बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे. देन आई विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट पार्ट. एजम्पशन 1, पहली एजम्पशन क्या कहती है कि फुटिंग इज ए स्ट्रिप फुटिंग. फर्स्ट केस तो ये है कि जो तरजागी की बियरिंग कैपेसिटी है, तरजागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी स्ट्रिप फुटिंग के लिए बनी है. लेकिन जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन होता गया तो हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन यूज कराए. विद द हेल्प ऑफ मॉडिफिकेशन सम फॉर्मूला, सम करेक्शन फैक्टर आर यूज्ड. जैसे हम स्क्वायर फुटिंग, सर्कुलर फुटिंग, रेक्टेंगुलर फुटिंग के केस में भी यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट एजम्पशन फुटिंग इज ए स्ट्रिप जनरली. सेकंड केस सॉइल इज होमोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब एक ही टाइप का सॉइल स्ट्राटा यूज हुआ है. डिफरेंट मिक्सिंग ऑफ सॉइल के लिए तरजागी ने अपनी बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन नहीं बनाई या बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी नहीं दी. थर्ड केस मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेस ऑफ द फुटिंग इज रफ और नॉट. तो ये हमको पता होना चाहिए कि बेस ऑफ द फुटिंग इज रफ इन अ केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ तरजागी बियरिंग कैपेसिटी. थर्ड पॉइंट कंप्लीट. फोर्थ एजम्पशन लिया है कि लोडिंग इज वर्टिकल एंड सिमेट्रिक, नो इसेंट्रिसिटी. ठीक है ना. तो तरजागी बियरिंग कैपेसिटी इसेंट्रिसिक लोडिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है. ये क्वेश्चन बन सकता है कि तरजागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिक लोड, नॉन सिमेट्रिक लोडिंग. तो ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा, ओनली वैलिड फॉर वर्टिकल एंड सिमेट्रिक लोडिंग, इसेंट्रिक लोडिंग के लिए वैलिड नहीं है. फिफ्थ एजम्पशन लिए कि जनरल शियर फेलियर ऑकर. तो बिफोर दिस लेक्चर आई विल डिस्कस जनरल शियर फेलियर. उसमें मैंने बताया था कि जो फाई एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 36 से ज़्यादा होगी, और मतलब जो आपका रिलेटिव डेंसिटी है जिसे हम DR बोलते हैं, उसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन 70% होगी. तो ये जो थ्योरी है दिस इज वैलिड फॉर डेंस सैंड. ठीक है ना. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ओनली जनरल शियर फेलियर के लिए ये ऑकर करती है, लेकिन मॉडिफिकेशन यूज करके इस थ्योरी को हम लोकल शियर फेलियर में भी यूज कर सकते हैं. उसके लिए क्या, कैसे करेक्शन किस वे में करना है वो मैं आगे डिस्कस आपको करूंगा. नेक्स्ट 6 पॉइंट है कि ग्राउंड इज हॉरिजॉन्टल. ठीक है ना. तो ग्राउंड हॉरिजॉन्टल के लिए वैलिड करा गया है, इंक्लिनेशन के लिए आपका नहीं है. ठीक है ना. इंक्लिनेशन फैक्टर इसमें यूज नहीं होगा जनरल तरजागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी. 7 पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है 7 पॉइंट. इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं कि शियरिंग रेजिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड द बेस ऑफ द फुटिंग इज नेग्लेक्टेड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7 पॉइंट की शियरिंग रेजिस्टेंस ग्राउंड सरफेस और बेस ऑफ द फुटिंग में नेग्लेक्ट करा है. अदरवाइज तो नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए था. ठीक है ना. नेग्लेक्ट करा है. नेक्स्ट देखो, अब यहाँ हम देखते हैं कि ये आपकी एक तरीके से स्क्वायर फुटिंग आप ले सकते हो. ठीक है. दिस इज अ पार्ट ऑफ स्क्वायर फुटिंग. ये क्यू आपका लोड है जो आपका आ रहा है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है. दिस इज अ ग्राउंड सरफेस. ये ए और बी कोई हम पॉइंट दे देते हैं, नेम नॉमेनक्लेचर कर दिया. DF जो है, DF इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन. बहुत अच्छे से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि DF इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, और इसकी जो हाइट है वो बेस ऑफ द फुटिंग और ग्राउंड सरफेस के बीच की हाइट जो है दैट इज कॉल्ड द DF. ओके. देन दिस इज द 3 जोन आपके बनेंगे. दिस इज जोन 1, ये जो येलो टाइप में है दिस इज जोन 1, दिस इज जोन 2 और दिस इज जोन 3. तीनों जो जोन है. और सेकंड केस जो है सेलो फाउंडेशन में आपको बताया कि DF बाई बी लेस देन इक्वल टू 1. ये तरजागी के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन था उसमें वो मैंने पहले बताया है आपको. केस नंबर 1. ठीक है ना. दिस इज कॉल्ड द जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम. दिस इज कॉल्ड द जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम. जोन 1 is called the zone of elastic equilibrium. Zone 2 is called the radial shear zone. Zone 2 is called the radial shear zone and the zone 3 is called the Rankine passive shear zone. ठीक है ना. Rankine passive shear zone.
दिस इज वी कैन सी 3 जून, जून 1, जून 2 एंड जून 3. दिस इज द तरजागी bearing capacity theory. This is the result. Here we can see तरजागी अल्टीमेट bearing capacity इक्वेशन फॉर स्ट्रिप फुटिंग. तो हम यहाँ देखेंगे कि स्ट्रिप फुटिंग के केस में तरजागी bearing इक्वेशन क्या है. Q फॉर bearing capacity, U फॉर अल्टीमेट bearing capacity की जो इक्वेशन है that is equal to CNC प्लस QNQ प्लस 1/2 गामा B N गामा. One by one I am discussing terms. C is the cohesion, NC is the factor, Q surcharge that is equal to gamma into DF, NQ आपका ये भी आपका फैक्टर है, ठीक है. और 1/2 गामा बी एन गामा. बी आपकी विड्थ ऑफ द फुटिंग हो गई, गामा आपकी सॉइल का यूनिट वेट हो गया. ये डिपेंड करता है वाटर करेक्शन फैक्टर, हम आगे देखेंगे कहाँ कैसे यूज करना है. एन गामा भी आपका करेक्शन फैक्टर होगा. अब देखो यदि आपको नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी हो स्ट्रिप फुटिंग के केस में, तो कुछ नहीं करना. नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए जो इक्वेशन आपको गिवन है, अल्टीमेट की, उसमें से सरचार्ज को घटा दो माइनस के. यदि मैं क्या करूंगा, Q को घटा दूंगा, सरचार्ज को Q इक्वल टू गामा DF को घटा दूंगा, तो जो इक्वेशन वो जो होगी वो नेट अल्टीमेट बनेगी. तो Q N फॉर नेट, U फॉर अल्टीमेट, डेट इज इक्वल टू CNC प्लस Q NQ माइनस 1, Q NQ माइनस 1 प्लस 1/2 गामा B N गामा. ठीक है. तो डेट इज द इक्वेशन फॉर नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर स्ट्रीम फुटिंग एज पर तरजागी. वेयर CNC इज द इफेक्ट ऑफ कोहेशन. ये किसका इफेक्ट को शो कर रहा है? दिस इज द फर्स्ट टर्म इन बेयरिंग कैपेसिटी को, CNC इफेक्ट ऑफ कोहेशन. QNQ इफेक्ट ऑफ ओवरबर्डन प्रेशर. दिस सेकंड टर्म QNQ इफेक्ट ऑफ ओवरबर्डन प्रेशर. एंड द थर्ड पॉइंट किस चीज को इफेक्ट को कंसीडर करा है हमने? थर्ड पॉइंट में हमने इफेक्ट को शो करा है इफेक्ट ऑफ सॉइल इन द शियरिंग रेजिस्टेंस. इफेक्ट ऑफ द सॉइल इन द शियरिंग रेजिस्टेंस. हियर NC, NQ एंड गामा, जो मैंने अभी बताया था NC, NQ एंड गामा जो फैक्टर्स हैं, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स. ओके. नेक्स्ट, एज यू वेल नोन अबाउट क्ले सॉइल, प्योर क्ले के केस में क्या होगा? एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा. और प्योर कोहेशनलेस सॉइल की बात करूं, दैट दिस इज द केस ऑफ क्ले सॉइल. प्योर कोहेशनलेस सॉइल के विषय में बात करेंगे, या आई विल डिस्कस अबाउट द कोहेशनलेस सॉइल. तो उस केस में क्या होगा? कोहेशन C इक्वल टू 0 होगा. कोहेशन लेस के केस में कोहेशन C 0 होगा, और प्योर क्ले के केस में फाई 0 होगा. फाई इज का एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस. और यदि ऐसा होता है तो NC की वैल्यू, ठीक है ना, जो करेक्शन फैक्टर बियरिंग कैपेसिटी करेक्शन फैक्टर है, NC की वैल्यू 5.7 होगी, NQ की वैल्यू क्ले के केस में 1 होगी, एन गामा की वैल्यू 0 होगी. ओके. यू शुड लर्न दीज 3 वैल्यू, क्योंकि इसका बार बार हम यूसेज करेंगे इन अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में. बहुत टाइम पे आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पूछेगा क्ले के केस में, तो कुछ याद नहीं करना. NC की वैल्यू पता है, NQ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डायरेक्ट 5.7 Q हम फॉर्मूला यूज करेंगे और नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाल देंगे क्ले के केस में. ठीक है ना. और क्ले के केस में आपको आगे भी बताऊंगा, मैं यहाँ भी बता दूंगा, क्ले के केस में आपका इंडिपेंडेंट होता है उसकी डायमेंशंस, मतलब विड्थ और लेंथ पे कोई डिपेंड नहीं करता क्ले के केस में. ये डिस्कस करेंगे आगे. नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ तरजागी इक्वेशन. अभी मैंने बताया था कि प्राइमरीली या बेसिकली जो आपकी तरजागी बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन थी वो आपकी जनरल शियर फेल्योर के लिए बनी थी और स्ट्रिप फुटिंग के लिए भी थी. लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होता गया, हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद तरजागी बियरिंग कैपेसिटी को स्क्वायर फुटिंग, सर्कुलर फुटिंग और रेक्टेंगुलर फुटिंग तीनों के केस में यूज कर सकते हैं. क्या क्या करेक्शन लगेंगे वो हम एक बार बता देता हूँ. नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी Q नेट अल्टीमेट इज इक्वल टू 1.3 CNC प्लस Q NQ माइनस 1 प्लस 1/2 या 0.5 इंटू 0.8. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डेट इज कॉल्ड द फैक्टर. यदि हम स्क्वायर फुटिंग यूज करेंगे तो 0.8 फैक्टर आएगा, और करेक्शन होने के बाद फाइनली जो बचेगा वो 0.4 बचेगा. आप यदि आप देखोगे किसी बुक को या फॉर्मूला को देखोगे तो आपको 0.4 मिलेगा यहाँ पे. दिस इज द 0.4. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेगा 0.4, क्योंकि उसमें जो 1/2 वैल्यू है ऑलरेडी एडजस्ट कर दी. सर्कुलर में कुछ नहीं करना. 1.3 ऊपर भी है, 1.3 इसमें भी आएगा, सेम रहेंगे 2 स्टेप. लेकिन जहाँ 0.8 करेक्शन फैक्टर आया था, यहाँ 0.6 फैक्टर आएगा.
और फाइनली आप जब देखेंगे तो आपको 0.3 मिलेगा, वो आफ्टर 1/2 का एडजस्ट करने के बाद आपको इक्वेशन मिल रही है। लेकिन रेक्टेंगुलर के केस में इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर में आप याद करो कि वो नेट अल्टीमेट इक्वल टू 1 प्लस 0.3 b/l ब्रैकेट CNC Q NQ माइनस 1 ब्रैकेट 1 माइनस 0.2 b/l 1/2 गामा b n गामा। इंपॉर्टेंट है, यदि आपको कुछ रिमेंबर नहीं करना तो आप रेक्टेंगुलर का याद करिए, रेक्टेंगुलर से स्क्वायर का बिल्कुल बन जाएगा b इक्वल टू l, ठीक है ना, 1.3 डायरेक्ट आ गया Q NQ माइनस 1, और यहाँ भी आप b और l को इक्वल करोगे तो 0.8 डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर का लर्न करने से आपका स्क्वायर का डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हो, सर्कुलर केस में 1.3 आएगा और इधर फाइनली जब रिजल्टेंट आएगा वो 0.3 आएगा। नेक्स्ट, लास्ट टाइम बिफोर 2 to 3 स्लाइड बिफोर मैंने आपको बताया था कि तरजागी इक्वेशन जो है वो वैलिड या जो दी गई है वो जनरल शियर फेल्योर के लिए दी गई है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सम मॉडिफिकेशन वी कैन यूज तरजागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी ऑल्सो फॉर लोकल शियर फेल्योर। लेकिन अब आपको लोकल शियर फेल्योर के लिए कुछ मॉडिफिकेशन यूज करना पड़ेगा, जो कोहेसन वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। यदि आपको जनरल शियर की वैल्यू सी दे रखी है तो कोहेसन वैल्यू आपको लोकल के केस में जो यूज करनी पड़ेगी 2/3 C यूज करनी पड़ेगी, मॉडिफिकेशन C फॉर मॉडिफाइड वैल्यू। और यदि आपको 5 मॉडिफाइड यूज करना है, क्योंकि लोकल के केस में 5 मॉडिफाइड यूज करेंगे तभी तो एक्चुअल में ये समझ लो कि ये आपको लोकल शियर वैल्यू, लोकल शियर फेल्योर के केस में यदि वैल्यू दी है C की और आपको ये जनरल शियर के इक्विवेलेंट बनानी है तो CM इक्वल टू 2/3 C कर देंगे और 10 phi M इक्वल टू 2/3 10 phi। आई एम रिपीटिंग अगेन, एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, तरजागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी इज वैलिड फॉर जनरल शियर फेल्योर, नॉट तरजागी नॉट गिवन थ्योरी फॉर लोकल शियर फेल्योर। लेकिन विद द हेल्प ऑफ सम मॉडिफिकेशन वी कैन इक्विवेलेंट या वी कैन चेंज लोकल शियर वैल्यूज इक्विवेलेंट टू द जनरल शियर वैल्यू। अब उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें करना है कि जो वैल्यू आपको लोकल के लिए दी है और उसे इक्विवेलेंट बनाना है किसके, तरजागी के। तो मॉडिफाइड वैल्यू जो हो जाएगी CM इक्वल टू C फॉर कोहेसन M फॉर मॉडिफाइड 2/3 C। ये लोकल में दे दी होगी वैल्यू, आप एक करेक्शन करके आप किसके इक्विवेलेंट बना लेंगे, हम किसके इक्विवेलेंट बना लेंगे, जनरल के केस में, और 10 phi M इक्वल टू 2/3 10 phi। ओके, नेक्स्ट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि किसी को सेलो फाउंडेशन स्टडी करी और सेलो फाउंडेशन में वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर लगाने आ गए तो आई होप कि उसका सब कुछ 50% वो सीख गया, ठीक है ना। आई एम डिस्कसिंग अगेन कि इफ़ यू आर एबल टू मेक प्रॉपरली ग्राउंड वाटर करेक्शन इन अ फुटिंग तो 1-2 क्वेश्चन तो गेट में आपको ऐसे बन जाएगा, 1 या 2 नंबर तो तुम ऐसे ही ले जाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में, 1-2 करेक्शन दे देगा और बियरिंग कैपेसिटी का डिस्कस करता है। इवन गेट SSC ESE तक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आई एम डिस्कस हियर, देखो ये मेरे पास स्क्वायर फुटिंग थी, अब मैंने इसमें क्या करा है, मैंने 3 केस लिए हैं, वाटर टेबल के 3 केस यूज करें। फर्स्ट केस तो मैंने लिया है कि जब वाटर जो टेबल है, वाटर टेबल आपकी ग्राउंड वाटर और बेस ऑफ द फुटिंग, या हम कह सकते हैं कि जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के बीच में ही प्रेजेंट है कहीं ना कहीं। अब कहाँ प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, उसके लिए हम आगे करेक्शन लगाएंगे। तो पहला केस जो मैंने लिया है, मैंने लिया है कि वाटर टेबल आपकी यहाँ प्रेजेंट है, किस केस में, फर्स्ट केस में वाटर टेबल आपकी बेस ऑफ द फुटिंग से एबव है लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल के बीच में है, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे। तो दिस इज द केस 1। और मैंने ये लिया है कि उसकी जो डेप्थ है ग्राउंड वाटर टेबल की वाई डेप्थ है बेस ऑफ द ग्राउंड, या ग्राउंड लेवल से कितनी डेप्थ है, वाई डेप्थ है। लेकिन जब हम वाई है, ये टोटल DF है, तो यदि मैं इस वैल्यू को पूछूं तो आप इजीली कैलकुलेट कर दोगे, ये तो वाई है, ये DF, तो DF माइनस वाई, ये वैल्यू कितनी बची, DF माइनस वाई। सेकेंड केस, ये आपकी B क्या है, बेस ऑफ द फुटिंग। अब केस नंबर 2 में डिस्कस करता हूँ। केस नंबर 2 में क्या है कि जो आपका इफेक्ट होता है बियरिंग कैपेसिटी सेलो फाउंडेशन केस में, जो आपका फाउंडेशन की डेप्थ है वो मैंने बताया था DF/B लेस देन इक्वल टू 1। अब जो हमने ये केस लेते हैं कि जो आपका केस 2 है वो है कि जो आपकी ग्राउंड वाटर टेबल है वो बेस ऑफ द फुटिंग से तो नीचे है, लेकिन जो B फाउंडेशन डेप्थ, ज़्यादातर हम फाउंडेशन 1B to 2B तक इफेक्ट देखते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो B डेप्थ है उसके एबव है। कहने का मतलब ये है कि जो केस नंबर 2 में
ग्राउंड वाटर टेबल जो प्रेजेंट है वो बेस ऑफ द फुटिंग के नीचे है, लेकिन बी जो डेप्थ है, डेप्थ बी बेस विड्थ ऑफ द फुटिंग के जो बी डेप्थ होगी उसके बीच में है कहीं। तो देखो ये ग्राउंड वाटर टेबल प्रेजेंट है और ये मैंने फैक्टर लिया है एक्स इसकी डेप्थ है, बी माइनस एक्स ही बच जाएगा क्योंकि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है मैंने बी ली है। केस नंबर 3 ये मोस्ट ऑफ द टाइम होगा, आपको पूछा जाएगा कि इफ द वाटर टेबल इज मोर देन विड्थ ऑफ द फुटिंग, ठीक है ना। यदि कोई आपकी वाटर टेबल बेस ऑफ द फुटिंग से ग्रेटर देन बी डेप्थ पे है, या आप ये कह सकते हो कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है, ग्राउंड वाटर टेबल जो है बेस ऑफ द फुटिंग से, ये बेस ऑफ द फुटिंग से मान के चलो 1.5 बी पे है, 2 बी पे है, तो क्या करेक्शन फैक्टर हम यूज करेंगे? तो इस केस में कोई करेक्शन फैक्टर वाटर टेबल के लिए यूज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी करेक्शन यूज नहीं होगा। अब फर्स्ट केस में क्या फॉर्मूला में डिफरेंस होगा बियरिंग कैपेसिटी पे, सेकंड में थ्योरी पे क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, वो मैं डिस्कस करूंगा। देखो केस नंबर 1, केस नंबर 1 किसका था? व्हेन द वाटर टेबल इज बिटवीन 0 to DF, कहने का मतलब 0 फॉर ग्राउंड लेवल और DF इज द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। और इसके यदि बीच में ग्राउंड वाटर टेबल है तो आप क्या करोगे? नेट अल्टीमेट निकालने के लिए बियरिंग कैपेसिटी में CNC प्लस, अब देखो YT क्या है? यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन ड्राई केस, ठीक है ना, गामा T इंटू वाई प्लस DF माइनस बी। अब वाटर क्या है? अभी देखो इधर यदि हम वाटर देखें तो वाटर क्या है? यहाँ के समर्ज कंडीशन होगी, तो समर्ज के केस में क्या होगा? DF माइनस बी गामा समर्ज, क्योंकि इफेक्टिव यूनिट वेट ही यूज करना है। NQ माइनस 1 प्लस 1/2 गामा बी एन गामा। अब इसमें समर्ज कराए क्योंकि वाटर टेबल ऊपर पहुंच गई, ये इंपोर्टेंट रखना, ये गामा समर्ज यूज होगा, इंपोर्टेंट केस है। इफेक्टिव यूनिट वेट ही यूज करेंगे। केस नंबर 2, व्हेन द वाटर टेबल इज बिटवीन DF, मैंने बताया था बेस ऑफ द फुटिंग टू डेप्थ ऑफ द फुटिंग प्लस बी, ठीक है ना, बी तक यदि हम देखें उसके बीच में कहीं प्रेजेंट है, तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? CNC। अब इस केस में क्या रहेगा? इसके में वाटर टेबल क्या रही? यहाँ तो ड्राई रहेगी, तो गामा T DF NQ माइनस 1। इस केस में हम ऐसे कंडीशन करेंगे, इफेक्टिव वेट को हम इस वे में यूज कर लेंगे। और ये जो इक्वेशन लिखी गई है किसके लिए? कि स्ट्रिप फुटिंग के लिए, ठीक है ना। यदि हम स्क्वायर हो, सर्कुलर हो, तो उस केस में करेक्शन भी आपको यूज करना पड़ेगा। थर्ड केस मैंने आपको अभी डिस्कस करा था, मोस्ट ऑफ द टाइम यही क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, कि व्हेन द ग्राउंड वाटर टेबल इज बिलो डेप्थ DF प्लस बी, उससे यदि ज़्यादा पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, जो आपकी जनरल इक्वेशन है वही आपकी वैलिड रहेगी। नेक्स्ट, अनदर मेथड फॉर अकाउंटिंग द इफेक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, ये आपका नया मेथड है, आप इसके अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हो। तो ये मोस्टली दिस मेथड इज यूज फॉर IS कोड, IS कोड सॉइल का जो IS कोड है उसमें ये मेथड यूज होता है। Q नेट अल्टीमेट इज इक्वल टू CNC Q NQ माइनस 1, दैट इज कॉल्ड RW। RW इज द फैक्टर फर्स्ट टर्म में, प्लस RW डैश इज द फैक्टर इन द सेकेंड टर्म। इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में RW की जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू 0.5, दिस इज द फॉर्मूला, ये आपको याद करना पड़ेगा, 1 प्लस DW अपॉन DF। अब DW क्या है? DF तो डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन हो गया, और DW क्या है वो मैंने आपको देखो पढ़ के, DW इज द डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अप टू द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, ठीक है ना। ग्राउंड देखो ये वाला जो फैक्टर है, ये आपका जो वाटर टेबल ग्राउंड लेवल और डेप्थ ऑफ द फुटिंग के बीच में यदि प्रेजेंट है तो ये फैक्टर यूज होगा। यदि आपका ग्राउंड वाटर टेबल बेस ऑफ द फुटिंग से और DF प्लस बी के बीच में होगा तो ये फैक्टर यूज होगा। तो फॉर्मूला हमको लर्न कर लेना, RW इक्वल टू 0.5 1 प्लस DW अपॉन DF, और RW डैश के लिए 0.5 1 प्लस D डैश W अपॉन B। D डैश W देखो यहाँ मैंने लिखा है डेप्थ ऑफ द फुटिंग, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल मेजर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द फुटिंग, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले याद कर लेंगे, दोनों तरीके से हम मतलब करेक्शन फैक्टर वाटर टेबल का यूज कर सकते हैं, किसमें? तर्जा की बियरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखो, स्कैम्पटन बियरिंग कैपेसिटी किले के केस में जो एक्सप्लेन करिए वो स्कैम्पटन ने करिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम NC वैल्यू आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दीज इक्वेशंस गिवन बाय द स्कैम्पटन। स्कैम्पटन बियरिंग कैपेसिटी किले सॉइल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इट इज़ वैलिड फॉर सैचुरेटेड किले, ठीक है ना, सैचुरेटेड किले। तो सैचुरेटेड किले के केस में वैलिड है। प्योर किले के केस में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फाई इक्वल टू 0, डेट इज एंगल ऑफ बियरिंग एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। Q नेट अल्टीमेट इक्वल टू CU NC,
सी यू इज इक्वल टू अनड्रेन कोहेसन, और एन सी इज द, अभी आपको बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर बताया था, एन सी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि नेट अल्टीमेट में सी यू एन सी आएगा और एन क्यू की वैल्यू 1 हो जाती है, वो टर्म आया नहीं और लास्ट वाला टर्म 0 हो, तो उसे भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये किसका केस है? दिस इज द केस ऑफ नेट अल्टीमेट, ठीक है ना, इन प्योर के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। देखो एन सी वैल्यू बाई स्कैम्पटन एनालिसिस फॉर वेरियस टाइप एंड शेप्स ऑफ द फुटिंग, ये आपको लर्न कर लो तो ज़्यादा बेटर है। एक दो बार आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको लर्निंग हो जाएगा। देखो स्ट्रिप फुटिंग के केस में, यदि किले के केस में स्ट्रिप फुटिंग है और एनसी की वैल्यू आपको निकालनी है तो 5 1 प्लस 0.2 DF बाई बी, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सब टर्म का अपना मीनिंग है। DF का डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, बी आपका विड्थ, ठीक है। एनसी इक्वल टू 6 1 प्लस 0.2 DF अपॉन बी, स्क्वायर और सर्कुलर के केस में आपका वैलिड रहेगा। और यदि आपका रेक्टेंगुलर है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि 5 1 प्लस 0.2 DF बाई बी 1 प्लस 0.2 बी बाई एल, ठीक है ना। लर्न अबव 3 फॉर्मूला 1 2 3 इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको यूज करना पड़ेगा और आपको निकालना भी आना चाहिए। अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कन्फ्यूजन रहता है, यदि मान के चलो कोई साइज फुटिंग का दे दिया 1 इंटू 2 मीटर, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा है कि साइज ऑफ द फिटिंग 1 इंटू 2 मीटर, और आप किसको बी मानेंगे किसको एल मानेंगे। तो देखो जो चीज़ कम होगी डायमेंशन में, जो चीज़ वैल्यू में न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी कम है, जैसे 1 मीटर कम है तो ये तो होगी विड्थ ऑफ द फुटिंग, और 2 मीटर ज़्यादा है दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द फुटिंग। ये हमेशा ध्यान रखना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बी इक्वल टू बी क्या ले एल क्या ले। यदि 1.5 इंटू 3 होता तो 1.5 बी होता और 3 आपका एल होता, ठीक है। नेक्स्ट allowable bearing capacity, most important, very very important. Most of the time this question asked in ESE and GATE also, or last year I saw a question paper of SSC, one question is asked, very important. Empirical relation is given, empirical formula आपको given है, net allowable bearing capacity QA net। ऑलरेडी जो लेक्चर 1 था उसमें मैंने डिस्कस करा था कि जो मिनिमम होगी bearing capacity for shear criteria and settlement criteria, that is called the allowable bearing capacity। पैक हसन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग QA नेट जो है वो आपके आइसोलेटेड फुटिंग के केस में यूज होती है। आइसोलेटेड के केस में पैक हसन ने फॉर्मूला दिया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, यदि आपको allowable bearing capacity निकाल लियो that is equal to 0.44 N SCW। N का तो मतलब SPT नंबर, ठीक है ना, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का जो नंबर आएगा जहां हमें टेस्टिंग करनी है वो एन की वैल्यू है। आफ्टर करेक्शन करेक्टेड वैल्यू एन की यूज करनी है। एस आपका अलाउबल सेटलमेंट की वैल्यू है, एस इज द अलाउबल सेटलमेंट वैल्यू है। और सी डब्ल्यू दैट इज कॉल्ड द वाटर करेक्शन फैक्टर, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, एन इक्वल टू करेक्टेड एन वैल्यू एज पर एसपीटी नंबर, एस इज द परमिसिबल सेटलमेंट इन एमएम, ओके। और सी डब्ल्यू ये एन की कोई वैल्यू नहीं होगी, दिस इज द ओनली नंबर, एस इज द परमिसिबल सेटलमेंट इन एमएम। और सी डब्ल्यू जो है उसको भी आपको पता है, सी डब्ल्यू आपका फैक्टर है, इसकी भी कोई यूनिट तो होगी नहीं, तो ये जो वैल्यू आएगी क्यू एन नेट इक्वल के किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगी। और ये जो फॉर्मूला है ये आप याद कर लेना, 0.5 1 प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी ए प्लस बी, कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। डेप्थ ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड सरफेस, वो कहीं भी प्रेजेंट हो सबके लिए ये वैलिड होगा। वो ग्राउंड लेवल या ग्राउंड सरफेस डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के बीच प्रेजेंट हो, या डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के बेस से नीचे डीएफ बाई बी डीएफ प्लस बी के बीच में कहीं भी हो, डायरेक्टली ये फॉर्मूला सब कुछ कोरिलेट कर देगा। सीधा आपको डेप्थ ऑफ फाउंडेशन देखनी है ग्राउंड सरफेस से कितनी डेप्थ पे, डायरेक्ट अपना फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू आपको अपने आप सी डब्ल्यू की निकाल के देगा, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला ऑल्सो कॉल्ड एज IS कोड, नेक्स्ट स्लाइड में मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा वो IS कोड के लिए वैलिड है, और दिस इज फॉर राफ्ट फाउंडेशन के केस में क्या है IS कोड मेथड, दिस इज मेथड फॉर राफ्ट। इसके केस में क्या करेंगे, क्यू एन नेट इक्वल टू बस 2 की मल्टीप्लाई कर देना है। प्रीवियस में 0.44 था, इसमें 0.88 NSCW, N SPT नंबर सेम जो पहले बताया है, S आपका अलाउबल सेटलमेंट, ठीक है, और CW वाटर करेक्शन फैक्टर, और इसमें सब कुछ कोरिलेट कर दिया है। बस आपको डेप्थ ऑफ वाटर देखनी है, कहाँ से, ग्राउंड सरफेस से, कुछ भी कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है, जो भी वैल्यू आएगी वो सब कुछ फाइनलाइज करके देगा। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी, देखो क्या ये इंपॉर्टेंट केस है। मोस्ट ऑफ द कंसेप्चुअल क्वेश्चन आस्क्ड दिस
कंसेप्ट फैक्टर अफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी, क्या क्या फैक्टर अफेक्टिव करते हैं कोहेशनलेस सॉइल के केस में और कोहेसिव सॉइल के केस में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेटिव आस्क किया जाता है। क्वेश्चन गिवन देगा कोहेशनलेस सॉइल के लिए, कुछ भी कंडीशन दे देगा, उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम डिस्कस करेंगे। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी कोहेशनलेस सॉइल के केस में क्या देखेंगे, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑन कोहेशनलेस सॉइल। तो देखो ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन है एज पर तरजागी बियरिंग थ्योरी, क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा। वो आप सोच रहे होंगे सी एन सी क्यों नहीं लिखा। सी एन सी के केस में मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कोहेशनलेस सॉइल के केस में सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो वो मैं ऑलरेडी 0 करने के बाद ये फाइनल ये इक्वेशन है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो फैक्टर्स है क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी और फ्रिक्शन एंगल। तो देखो फ्रिक्शन एंगल की जो वैल्यू है वो तो एन क्यू जो और एन गामा आएंगे वो फ्रिक्शन एंगल पे डिपेंड करेंगी और रिलेटिव डेंसिटी पे डिपेंड करेंगी, ठीक है ना, दोनों वैल्यू इससे निकलेंगी। बी आपको पता है ये बी विडिथ हो गई, तो विडिथ ऑफ द फुटिंग पे भी डिपेंड करेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। डी एफ डेप्थ ऑफ द फुटिंग, क्यू इक्वल टू गामा इंटू डी एफ डेप्थ ऑफ द फुटिंग पे भी डिपेंड करेगा। यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, ये गामा यूनिट वेट ऑफ द सॉइल है, इस पर भी डिपेंड करेगा। फिफ्थ नंबर पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है ना, ये दोनों की केस में अफेक्टेड रहेगी। पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कोहेसिव सॉइल के केस में भी और कोहेशनलेस सॉइल के केस में दोनों को अफेक्टेड करेगी। सेकंड चीज है आपका प्योर कोहेसिव सॉइल, अभी बताया था जिसके केस में फाई इक्वल टू 0 होगा, एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस 0 होगा। तो दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम आस्क्ड कि प्योरली कोहेसिव सॉइल इंडिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द फुटिंग, साइज ऑफ द फुटिंग पे कोहेसिव सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू एवरीवन। Today I cover shallow foundation. In future I will continue foundation part or I will provide a new video question related to the shallow foundation. Hope each and everyone understand. Thank you so much.